तो इस वन पुली टू ब्लॉक सिस्टम पर बेस्ड एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में जो फिगर दिखाया गया है, आप देखेंगे कि 3 ब्लॉक्स हैं ए, बी और सी, और 2 पुलीज हैं P1, P2, जिसमें से P2 का वेलोसिटी बताया गया है 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में, और ए और बी ब्लॉक का वेलोसिटी भी बताया गया। ए नीचे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और बी ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। हमें पता करना है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग पहले क्या करते हैं, ये जो पुली P1 है इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि V1 है ना। इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ऊपर है V1। तो ये एक पुली और A, B 2 ब्लॉक सिस्टम मान करके हम लोग जो है इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अब देख, मैं एक बाउंड्री बना रहा हूँ। इस बाउंड्री के अंदर 1 पुली और 2 ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। इसमें से पुली की जो वेलोसिटी है वो है V1 इज इक्वल टू, हमें लिखना चाहिए VA प्लस VB डिवाइडेड बाई 2। हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन को मान रहे हैं पॉजिटिव और डाउनवर्ड को निगेटिव। तो V1 का वैल्यू पता करना है। जो VA है वो नीचे की तरफ है तो रखेंगे -20, और VB है ऊपर की तरफ तो +10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुली है P1 वो निगेटिव डायरेक्शन में यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। अब उसके बाद जो C है, C को हम लोग मान लेते हैं कि ये किसी वेलोसिटी VC से ऊपर जा रहा है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, हम लोग फिर से एक बाउंड्री बनाते हैं। उस बाउंड्री में 1 पुली और 2 ब्लॉक सिस्टम होगा। जैसे ये एक सिस्टम बन गया जिसमें से हम लोग इसको एक पुली मानेंगे और C और P1 को 2 ब्लॉक मान लेते हैं, है ना। P1 को एक ब्लॉक मान लेंगे, C को एक ब्लॉक मान लेंगे और इसको एक पुली मान लेंगे। तो इसमें 1 पुली 2 ब्लॉक सिस्टम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे कि V2 मतलब पुली 2 की वेलोसिटी होगी V1 प्लस VC डिवाइडेड बाई 2। V1 का जो वैल्यू है वो आया है -5, यहाँ पर हमने निकाला है, और जो C है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, वो मतलब कि फाइंड करना है। और जो V2 है, पुली 2 की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है जो कि +10 माना जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ है। अब इस इक्वेशन को अगर सोल्व करें तो आएगा 20 इज इक्वल टू -5 प्लस VC, यानी VC हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। चूँकि ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब है कि जो ब्लॉक C है ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा और 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा होगा, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस फिगर में एक नीचे प्लैंक बनाया गया है और कई सारे पुली से होते हुए एक स्ट्रिंग है। ये जो आदमी खड़ा है ये इस स्ट्रिंग को U वेलोसिटी से अपनी तरफ खींच रहा है, और इधर जो स्ट्रिंग है इसको भी U वेलोसिटी से अपनी तरफ खींच रहा है। तो खींचेगा तो ये जो प्लैंक है ये किसी वेलोसिटी V से ऊपर जाएगा। हमें इस वेलोसिटी V का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी V if man pulls the 2 free ends of strings
with constant velocity u। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 पुली और 2 ब्लॉक सिस्टम को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे कि अगर ये जो पॉइंट है ये u वेलोसिटी से जा रहा है तो ये जो पुली है ये भी u वेलोसिटी से ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, ये सपोर्ट फिक्स्ड है, इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 0। और इस स्ट्रिंग का एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट जो है मान लेते हैं कि x वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 पुली 2 ब्लॉक सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। ये पुली हो गया और इसको एक ब्लॉक मान लेते हैं, इसको पॉइंट को एक ब्लॉक मान लेते हैं। ठीक, तो होना चाहिए u इज इक्वल टू x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी x का वैल्यू हो गया 2u। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये 2u से ऊपर जा रहा होगा। अच्छा, चूंकि ये प्लैंक v वेलोसिटी से जा रहा है तो ये कहा जा सकता है कि ये पुली v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा। और ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग पर, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि y है। ठीक, अब अपने पास 1 पुली 2 ब्लॉक सिस्टम फिर से बन गया, इसको पुली मान लेते हैं, इसको x और y ये 2 ब्लॉक मान लेते हैं। तो फिर से लिख सकते हैं कि पुली की वेलोसिटी v जो होगा वो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें x का वैल्यू पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x का वैल्यू हमने निकाला है, वो आया है 2u प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो y का जो वैल्यू आया वो हो गया 2v माइनस u। ठीक, अब अगर देखें यहाँ पर कि ये y से ऊपर जा रहा है तो ये पुली फिक्स्ड है, तो ये भी इधर y से जाएगा, यानी ये पुली भी फिक्स्ड है तो ये भी y से नीचे जाएगा। ठीक, ये y से नीचे जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है इसको u वेलोसिटी से ऊपर खींचा जा रहा है, तो ये पॉइंट u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा। ये जो पुली है ये पुली भी v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि ये प्लैंक v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ भी 1 पुली और 2 ब्लॉक सिस्टम जो है वो बन गया। कैसे देखेंगे कि ये जो पुली है, एक पुली हो गया और 2 ब्लॉक मान लेते हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो 1 पुली 2 ब्लॉक सिस्टम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो लिखेंगे v इज इक्वल टू u माइनस वाई बाई 2। y चूंकि नीचे की तरफ है इसलिए उसको निगेटिव लिया है, u ऊपर है तो पॉजिटिव है, v को भी ऊपर है तो पॉजिटिव लिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू जो यहाँ से कैलकुलेट किया उसको रखते हैं इसमें। तो ये आया है 2 इंटू वी माइनस यू, है ना, ये हो गया v। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u माइनस 2v प्लस 2u इज इक्वल टू 2v, यानी 3u इज इक्वल टू 4v। तो v का जो वैल्यू आया ये आ गया 3u बाई 4, यानी जो प्लैंक है उसकी वेलोसिटी 3u बाई 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 ब्लॉक 1 पुली सिस्टम जो है वो काफ़ी यूजफुल है। कितने भी पुली ब्लॉक सिस्टम हो इसको आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। कॉन्स्टेंट रिलेशन निकालने के अभी तक हमने जितने भी तरीके सीखे हैं उनमें से किसी में भी स्ट्रिंग जो था वो इंक्लाइंड नहीं था। सारे स्ट्रिंग या तो पैरेलल थे या परपेंडिकुलर थे, है ना, कोई भी स्ट्रिंग इंक्लाइंड नहीं था। अब कुछ ऐसे केसेज हम लोग देखेंगे जिसमें कि स्ट्रिंग जो है वो इंक्लाइंड है। ठीक है, उनके लिए जो है इस केस में पीछे के जितने भी तरीके हमने पढ़े
उनमें से सिर्फ एक ही तरीका लग सकता है और वो है डिफरेंशिएशन मेथड। उसके अलावा और कोई मेथड नहीं लगता, ना टेंशन मेथड लगता है, ना वन पुली टू ब्लॉक सिस्टम लगता है ना। तो सिर्फ डिफरेंशिएशन मेथड इसमें लगता है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं कि जैसे इनको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे साथ में। अब देखेंगे हमने 3-4 फिगर बनाया हुआ है यहाँ पर, तो सारे एग्जाम्पल्स एक साथ में करेंगे क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते दिखेंगे आपको। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ब्लॉक है और इसको 2 स्ट्रिंग से अटैच किया गया है और दोनों स्ट्रिंग का जो फ्री एंड है दोनों को u वेलोसिटी से, जो कि कांस्टेंट है, u वेलोसिटी से नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। तो u वेलोसिटी से नीचे की तरफ खींचा जाएगा तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ किसी वेलोसिटी v से जाएगा, है ना। तो ये जो ब्लॉक है ये मान लेते हैं कि v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। हमें v और u में रिलेशन फाइंड करना है जब किसी इंस्टेंट पर ये जो एंगल है ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा सिमेट्री से, है ना। तो इसमें ये वाला जो वेलोसिटी है इसको हम लोग v कह सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो दोनों जो पुली है उनके बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है। ये मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है b और उसी तरह से ये भी b होगा। ठीक, अब ये जो हाइट है इसको मान लेते हैं कि y है और स्ट्रिंग का ये जो लेंथ है ये वाला, इस लेंथ को मान लेते हैं कि ये x है। ठीक, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग x, y और b को रिलेट कर सकते हैं इस तरह से, x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आएगा 2x dx बाई dt इज इक्वल टू 2y dy बाई dt। चेन रूल से डिफरेंशिएट किया, चूंकि b कांस्टेंट रहेगा हमेशा, सिर्फ x और y वेरी करेंगे, x और y दोनों डिक्रीज हो रहे होंगे, जबकि b कांस्टेंट रहेगा तो b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसमें से 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो x इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या बताएगा, ये देखेंगे कि ये बताएगा u, है ना। x जिस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा उतना ही ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ जाएगा इधर, और इसलिए dx बाई डी टी को u कहा जा सकता है। दूसरी तरफ भी वही केस है, तो हमने आधे पार्ट का मोशन देखा है अभी, दूसरा वाला जो आधा पार्ट है राइट हाफ पोर्शन, उसका भी ऐसा ही होगा केस। तो dx बाई डी टी को u कह सकते हैं, और जो dy बाई डी टी है एक तरह से कह सकते हैं कि इस ब्लॉक का ये पोजीशन है, y जिस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये v है। तो जो v होगा इसको लिखा जा सकता है x बाई वाई इंटू यू, और x बाई वाई जो है इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं। तो जो v का वैल्यू है ये हो जाएगा u सेक थीटा, है ना। v का वैल्यू हो गया u सेक थीटा। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पर b में। तो b में क्या है कि देखेंगे कि दो ब्लॉक है a और b, जिसमें से b नीचे जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, b नीचे की तरफ किसी वेलोसिटी v से जा रहा होगा, और जो ब्लॉक a है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी u से जा रहा होगा। ठीक, तो जब ये वाला एंगल थीटा होगा उस इंस्टेंट पर हमें u और v में रिलेशन निकालना है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वर्टिकल हाइट है पुली और ग्राउंड के बीच में, इसको मान लेते हैं h। ये h हमेशा कांस्टेंट रहेगा, b नीचे आए जाए a किधर भी चलेगा, तो पुली और ग्राउंड के बीच का हाइट फिक्स्ड रहेगा, है ना। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो b वाला लाइन है वर्टिकल लाइन, यहाँ से
इस ब्लॉक का जो पोजीशन है इसको मान लेते हैं x, और ये जो लेंथ है इसको मान लेते हैं y। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें कि ये वर्टिकल हाइट है h, ये है y और ये है x, और ये वाला एंगल दिया गया है थीटा। तो अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इनके बीच में रिलेशन निकालें तो कुछ इस तरह का रिलेशन आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर इनको डिफरेंशिएट करें तो 2x dx बाई dt प्लस h चूँकि कांस्टेंट रहेगा हमेशा तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y dy बाई dt। इसमें से 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो x जो dx बाई dt है, आप देखेंगे कि एक तरह से x जो है इस ब्लॉक A का पोजीशन है, तो dx बाई dt क्या होगा, इस A की वेलोसिटी बताएगा u। तो dx बाई dt को हम लोग लिख सकते हैं u, y इंटू जो dy बाई dt है वो इस ब्लॉक B की वेलोसिटी बताएगा। dy बाई dt क्या बताएगा कि किस रेट से ये y वाला जो लेंथ है ये लेंथ डिक्रीज हो रहा है। जितना ये डिक्रीज होगा उतना ही ये वाला लेंथ इंक्रीज होगा और उसी रेट से B नीचे जाएगा। इसलिए dy बाई dt जो है ब्लॉक B की वेलोसिटी हो गई। तो यहाँ से v को लिख सकते हैं x बाई वाई इंटू यू, और x बाई वाई जो है इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ये कॉस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर जो रिलेशन आया वो ये आया कि u कॉस थीटा जो है ये v के इक्वल हो गया। ठीक, तो ये आ गया दूसरे वाले केस में कांस्टेंट रिलेशन। एक तीसरा केस है C। इसमें आप देखेंगे कि एक रॉड है और इस रॉड में एक रिंग फंसा हुआ है। ठीक, इस रिंग को एक स्ट्रिंग से अटैच करके पुली से होते हुए एक ब्लॉक से पास कराया गया है। ठीक है, इस केस में आप देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो रिंग जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में खिसकेगा। ये जो ब्लॉक है मान लेते हैं किसी v वेलोसिटी से जा रहा है नीचे, तो ये जो रिंग है ये रॉड के पैरेलल u वेलोसिटी से जाएगा। ठीक, किसी इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा, उस इंस्टेंट पर हमें v और u के बीच में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पुली है जो कि फिक्स्ड है और ये रॉड भी फिक्स्ड है, इनके बीच का जो सेपरेशन है h, ये कांस्टेंट रहेगा। h मान लिया ऐसे ही जो कि कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं x, पुली वाला जो लाइन है यहाँ से रिंग का डिस्टेंस मान लिया x, और ये जो स्ट्रिंग है इसको हमने मान लिया y। ठीक है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल है थीटा, ये हो गया h, ये है x और ये है y। तो यहाँ भी x y h को अगर रिलेट करेंगे तो हम लोग इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। जब इनको डिफरेंशिएट करेंगे 2x dx बाई dt प्लस, चूँकि h कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2y स्क्वायर dy बाई dt। इसमें से 2 कैंसिल कर सकते हैं तो आएगा x इंटू dx बाई dt बताएगा रिंग की वेलोसिटी u, और यहाँ पर ये जो y स्क्वायर नहीं होगा है ना, ये हो जाएगा 2y dy बाई dt रहेगा बस। ठीक है, तो इसमें y आएगा और dy बाई dt क्या होगा, ये y बताएगा, y जिस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा उसी रेट से ये नीचे जा रहा होगा। तो dy बाई dt बताएगा v का वैल्यू हो गया x बाई y
इंटू यू, और एक्स बाई वाई इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये कॉस थीटा बताएगा, है ना। यानी यू कॉस थीटा जो है वो हो गया v के इक्वल। ठीक, तो यहाँ से v का जो वैल्यू है वो आ गया u कॉस थीटा। ठीक, तो u और v में एक रिलेशन आ गया। यहाँ पर हम लोग फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में देखेंगे कि एक टॉय कार है जो कि किसी प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है। रेड कलर का प्लेटफॉर्म रखा बनाया हमने, और ये जो टॉय कार है इस पर एक पुली लगा हुआ है। पुली से होते हुए एक स्ट्रिंग जा रहा है जिससे कि एक ब्लॉक लटकाया गया है। ठीक, तो इसमें जो है कार किसी वेलोसिटी u से इस वर्टिकल वॉल की तरफ जा रहा है ना। ये जो कार है वो u वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो ये जो ब्लॉक होगा वो किसी वेलोसिटी v से नीचे जाएगा। हमें v और u में रिलेशन बताना है जब ये वाला एंगल थीटा हो। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो हाइट है इसको मान लेते हैं h। हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा, जब भी कार आगे पीछे जाएगी तो h कांस्टेंट रहेगा। इसमें ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है, और ये जो स्ट्रिंग है पुली और वॉल के बीच में इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें से ये वर्टिकल हाइट h, ये y और ये x है, और ये वाला एंगल है थीटा। तो यहाँ भी x, y और h को रिलेट करेंगे तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। अगर इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx बाई dt प्लस h कांस्टेंट है ये वाला, यहाँ से और यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई dt। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि 2 कैंसिल हो गया और ये आएगा x। dx बाई dt जो है इसको लिख सकते हैं हम लोग u, क्योंकि x जिस रेट से डिक्रीज होगा उतनी ही वेलोसिटी से ये आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से y इंटू डी वाई बाई डी टी को भी लिख सकते हैं। जिस रेट से ये स्ट्रिंग छोटा हो रहा होगा उसी रेट से ये नीचे जा रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग v का वैल्यू लिख सकते हैं x बाई वाई इंटू यू। x बाई वाई को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर cos थीटा, और यही जो है ये v का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो v जो है वो आ गया u cos थीटा। आप देखेंगे लगातार 3 क्वेश्चन में v का वैल्यू u cos थीटा आया है। ये तीनों जो क्वेश्चन है एक जैसे हैं। फोर्थ वाला में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, ये u sec थीटा आ गया है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे। चारों में हमने डिफरेंशिएशन मेथड लगाया और u और v में रिलेशन निकाला। लेकिन जो है एक शॉर्टकट ट्रिक है इसको सोल्व करने का। जब दोनों ही जो फ्री एंड है किसी स्ट्रिंग का दोनों फ्री एंड अगर मूव कर रहा हो, व्हेन बोथ फ्री एंड्स, फ्री अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा, है ना, लेकिन हम बात करेंगे दोनों एंड्स की बात करेंगे। ठीक है, व्हेन both ends of a string are moving, तब ये ट्रिक जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, इस फिगर में जो है ये जो फ्री एंड है ये मान लेते हैं इधर चल रहा है v1 वेलोसिटी से, और ये वाला फ्री एंड इधर चल रहा है v2 वेलोसिटी से। ठीक, तो जो स्ट्रिंग का लाइन है उस लाइन को हम लोग थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करते हैं, ऐसे, और इधर भी एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर एक एंगल हमें दिया गया हो, ये वाला एंगल दिया गया है θ1, ठीक,
ये एंगल हो गया θ1 और ये जो दूसरा एंगल है ये है θ2। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दोनों फ्री एंड की वेलोसिटी है इनको रिजोल्व करते हैं स्ट्रिंग के पैरेलल और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। तो v1 का कंपोनेंट आएगा इधर v1 cos θ1 और इधर आएगा v1 sin θ1। उसी तरह से v2 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक परपेंडिकुलर स्ट्रिंग के और एक पैरेलल। इधर आएगा v2 cos θ2 और इधर आएगा v2 sin θ2। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग के पैरेलल वाला कंपोनेंट लेंगे। देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट है ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को छोटा करेगा और इधर से ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को इधर बढ़ाएगा, बड़ा करेगा। तो चूंकि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रहता है तो जितना इधर से छोटा हो रहा होगा उतना ही इधर से बड़ा हो रहा होगा। इसलिए v1 cos θ1 होना चाहिए इक्वल टू v2 cos θ2 के। हमेशा याद रखना है कि जो दोनों एंड है, दोनों फ्री एंड की वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालेंगे स्ट्रिंग के पैरेलल और वो दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट रखना है और उसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहना है हमें, यहाँ पर ध्यान रखना है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज along string should be equal। ठीक है, इक्वल होना चाहिए। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये v से ऊपर जा रहा है। ठीक, तो v से ऊपर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट अगर स्ट्रिंग के पैरेलल निकालेंगे तो ये आएगा v cos थीटा इस डायरेक्शन में, है ना। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट इसका v cos थीटा है और ये u जो है इधर पैरेलल ही है, तो v cos थीटा और u इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे कि v cos थीटा जो है वो u के इक्वल होना चाहिए, है ना। v cos थीटा u के इक्वल होना चाहिए, यानी v जो होगा वो u sec थीटा के इक्वल होना चाहिए और यही अपना आंसर आया है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये u से जा रहा है तो इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के पैरेलल निकालेंगे तो आएगा u cos थीटा और ये जो v है वो स्ट्रिंग के पैरेलल ही है, तो इसकी वेलोसिटी v और इधर वाला कंपोनेंट u cos थीटा इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो v है वो u cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखेंगे तो इसमें जो रिंग है, रिंग वेलोसिटी u से जा रहा है इधर, ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के पैरेलल निकालेंगे तो आएगा u cos थीटा और ये जो ब्लॉक है वो v से स्ट्रिंग के पैरेलल ही नीचे जा रहा है, तो ये u cos थीटा और ये v इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर v इज इक्वल टू u cos थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब तो फोर्थ केस है, इसमें एक एंड फिक्स्ड है और इसलिए इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, है ना, इसको नहीं अप्लाई करेंगे, इसको छोड़ सकते हैं, इसको या डिफरेंशिएशन मेथड से इसको कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है ये याद रखना है, कई बार यूज में आता है। जब भी किसी स्ट्रिंग के दोनों फ्री एंड्स चल रहे होंगे तो क्या करेंगे, दोनों फ्री एंड्स की वेलोसिटी स्ट्रिंग के पैरेलल निकालेंगे और उनको इक्वेट कर देंगे। इस तरह से दोनों एंड की वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा। अभी तक जो हमने कांस्टेंट रिलेशन पढ़े हैं वो सारे कहीं ना कहीं स्ट्रिंग से रिलेटेड थे, इसलिए उनको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। अब हम लोग एक डिफरेंट तरीके के कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसको कहा जाता है वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें कि एक वेज है और एक रॉड है, दोनों का मास इक्वल दिया गया है और ये जो एंगल है वो अल्फा है। ये जो वेज है ये वेज खुद भी मूव कर सकता है
है ना, सारे सरफेसेज स्मूथ हैं। लेकिन जो रॉड है इसको इस तरह से सपोर्ट लगाया गया है साइड में कि ये सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल सकता है। ये सिर्फ वर्टिकल मोशन कर सकता है, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं कर सकता, है ना। और जो वेज है ये भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आगे पीछे खिसक सकता है, ठीक। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि रॉड इज constraint to move only along vertical direction. All the surfaces are smooth. All the surfaces are smooth and alpha is equal to 37 degree. Find acceleration of rod and wedge if their masses are इक्वल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहला काम तो हमें ये करना चाहिए कि इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक, तो जो वेज है पहले वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो रॉड है इस वेज पर एक नॉर्मल अप्लाई कर रहा होगा, इस नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो इधर होना चाहिए। साथ में इस वेज का mg आएगा नीचे की तरफ, है ना, और ग्राउंड से एक नॉर्मल इस पर एक्ट कर रहा होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये n डैश है। ठीक, अब इस n के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल इंक्लिनेशन के इक्वल होता है। इंक्लिनेशन यहाँ पर अल्फा है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये जो नॉर्मल है इसका इधर कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये अल्फा है तो इधर आएगा n साइन अल्फा और नीचे की तरफ आएगा n कॉस अल्फा। ठीक, अब होगा क्या कि जो रॉड है, रॉड का वेट है, तो वेट के कारण से रॉड नीचे खिसकना चाहेगा और वेज जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में खिसकेगा। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि वेज का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में AW है, ठीक, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस पर लगने वाला एक ही फोर्स है और वो है n साइन अल्फा। ठीक, तो इस वेज का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन होगा n साइन अल्फा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ठीक, बाकी जितने भी फोर्सेस थे उसका mg था वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल था वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस n का भी एक कंपोनेंट आया था n cos अल्फा, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिधर एक्सेलरेशन है एक ही फोर्स है n साइन अल्फा। ठीक, उसके बाद ये जो रॉड है इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो अगर रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो आप देखेंगे कि इस रॉड पर एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इसका खुद का mg है ना, ये नीचे आ गया mg, और साथ में एक नॉर्मल फोर्स आएगा इधर की तरफ n, और वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल ये भी अल्फा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्टिकल है और ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल बना देते हैं, ये वर्टिकल है, तो ये जो एंगल है वो इसके इंक्लाइन प्लेन के इंक्लिनेशन अल्फा के इक्वल होना चाहिए। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था कि वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल इंक्लाइन प्लेन के इंक्लिनेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर
अल्फा के इक्वल होगा। अब इस नॉर्मल को रिजोल्व करें तो ऊपर आएगा एन कॉस अल्फा और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आएगा एन साइन अल्फा, और कोई फोर्स है नहीं इस पर, है ना। तो ये जो रॉड है ये नीचे की तरफ जा सकता है किसी एक्सेलरेशन ए आर से। तो अगर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ये जा सकता है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा mg माइनस एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। ये दो इक्वेशन हो गए। आप देखेंगे कि इक्वेशन तो दो है लेकिन वेरिएबल तीन है यहाँ पर। कौन कौन से? एक वेरिएबल है ये नॉर्मल, दूसरा वेरिएबल है ए डब्ल्यू और तीसरा वेरिएबल है ए आर, है ना। तो ये तीन अननोन्स हैं जबकि इक्वेशन है दो। तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए जो कि वेज कॉन्स्ट्रेंट से आएगा। तो वेज कॉन्स्ट्रेंट कैसे फाइंड करते हैं उसकी बात हम लोग करते हैं अभी, है ना। जो थर्ड इक्वेशन आएगा वो वेज कॉन्स्ट्रेंट से आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वेज है और रॉड है दोनों का एक फिगर बनाते हैं, है ना। तो ये जो रॉड है इसका फिगर हो गया ये। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों का प्लेन ऑफ कांटेक्ट खोजते हैं। ये रॉड ये वेज दोनों का प्लेन ऑफ कांटेक्ट ये वाला प्लेन है। ये ऐसा प्लेन है जहां पर दोनों ही कांटेक्ट में है, तो इसको कहा जाता है प्लेन ऑफ कांटेक्ट। प्लेन ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, इस प्लेन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहां पर? जहां पर ये दोनों कांटेक्ट में, यहां पर चूंकि वहां पर दोनों कांटेक्ट में है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कांटेक्ट। ठीक। अब देखेंगे कि जिस पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर और प्लेन ऑफ कांटेक्ट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट, यहां से हम लोग दोनों का एक्सेलरेशन बताएंगे कि वेज का जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए डब्ल्यू है और रॉड का वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ये है ए आर। ठीक। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो इंक्लिनेशन है ये है अल्फा, तो ये वाला एंगल भी अल्फा आएगा क्योंकि वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल इंक्लिनेशन के इक्वल होता है। उसी तरह से ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों का जो एक्सेलरेशन है ए डब्ल्यू और ए आर, इनको हम लोग रिजोल्व करेंगे किधर? परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में। तो इसका कंपोनेंट ए डब्ल्यू का कंपोनेंट इधर आएगा ए डब्ल्यू साइन अल्फा और ए आर का कंपोनेंट इधर आएगा ए आर कॉस अल्फा। ठीक। ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। ए डब्ल्यू साइन अल्फा और ए आर कॉस अल्फा ये दोनों इक्वल होना चाहिए। इसी को कहा जाता है वेज कांस्टेंट और यही देगा हमें तीसरा इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वल क्यों होना चाहिए ये हम समझते हैं। यहां से देखेंगे कि इनका प्लेन ऑफ कांटेक्ट जो है वो ये है। तो चूंकि हमेशा ये कांटेक्ट में रहने हैं, तो कांटेक्ट में रहने के लिए ये जरूरी है कि दोनों का ये प्लेन ऑफ कांटेक्ट इक्वल खिसकेगा, वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ। ये वैसा ही केस है जैसा एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपने पास एक वर्टिकल वॉल है ना, और इसके कांटेक्ट में एक ब्लॉक है। ठीक है। अब ये ब्लॉक मान लेते हैं कि ए है। अगर ये वाल जो है वाल खिसकेगा इधर, अगर 2 मीटर खिसकेगा,
या 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा, तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक को भी इसी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जाना पड़ेगा ताकि ये दोनों कांटेक्ट में बने रहें। ठीक है, मतलब जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट है इनका प्लेन ऑफ कांटेक्ट कौन सा है, ये वर्टिकल लाइन है ना, ये इनका प्लेन ऑफ कांटेक्ट है। तो ये प्लेन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों बराबर चलेंगे तभी ये कांटेक्ट में बने रहेंगे। ये ऊपर नीचे डिफरेंट वेलोसिटी से चल सकते हैं। जैसे ये ब्लॉक ऊपर चलता रहे, ये वाल नहीं चले तो भी कांटेक्ट में बन सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों को बराबर चलना ही पड़ेगा तभी ये कांटेक्ट में रह सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट आता है वेज कांस्टेंट का कि प्लेन ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट जो कि कांटेक्ट में हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए, उनकी इक्वल वेलोसिटी होना चाहिए, उनका इक्वल एक्सेलरेशन होना चाहिए, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड acceleration of two bodies in contact should be equal in the direction perpendicular to plane of contact, है ना। तो प्लेन ऑफ कांटेक्ट का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी कहें या डिस्प्लेसमेंट कहें या एक्सेलरेशन कहें, ये तीनों ही क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए ताकि उनका कांटेक्ट जो है हमेशा बना रहे। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ये इक्वेशन फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, अब बस तीनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तो इनको हम लोग जो है आगे की तरफ सोल्व करेंगे। तीसरा इक्वेशन है जो कांस्टेंट रिलेशन, इसको भी सोल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग लिखते हैं, ये जो वेज कांस्टेंट आया है ये आया है a sin अल्फा इज इक्वल टू ए आर कॉस अल्फा। अल्फा का वैल्यू जो है वो है 37 डिग्री, तो साइन 37 होता है 3/5 और कॉस 37 होता है 4/5। तो यहाँ से ए डब्ल्यू का वैल्यू आ गया 4/3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। तो ये एक इक्वेशन आ गया। बाकी जो दो इक्वेशन थे, एक इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे कि इसमें हमने जो दो इक्वेशन फाइंड किए थे, एक है एन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए डब्ल्यू और दूसरा है एम जी माइनस एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम ए आर। तो इन दोनों इक्वेशन को उस पेज पर लिखते हैं। तो ये इक्वेशन है एन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए डब्ल्यू और दूसरा इक्वेशन था एम जी माइनस एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम ए आर। ठीक, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन है और ये तीसरा इक्वेशन है। तो इनको फिर से लिखते हैं। एन अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री है, तो साइन अल्फा रखेंगे हम लोग यहाँ पर 3/5 इज इक्वल टू मास इंटू ए डब्ल्यू के जगह पर ये रख सकते हैं 4/3 इंटू ए आर। ठीक, अच्छा ये जो इक्वेशन दूसरा इक्वेशन इसको लिखेंगे एम जी माइनस एन कॉस अल्फा यानी कॉस 37 डिग्री, इसको लिखेंगे 4/5 इज इक्वल टू एम इंटू ए आर। ठीक, अब इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले
हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वाले इक्वेशन में 3 से। इससे क्या होगा कि ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 3mg इज इक्वल टू 16/3 m इंटू AR प्लस 3 इंटू MAR इज इक्वल टू 25 MAR/3, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इसको 3mg लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें से m और m कैंसिल कर देंगे, तो AR का वैल्यू आ गया 9/25 इंटू g। ये रॉड का एक्सेलरेशन आ गया, और साथ में इस रॉड के एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर इसमें रख देंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज भी निकल जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ वेज हो जाएगा 4/3 इंटू AR, तो 4/3 इंटू 9/25 इंटू जी। तो 3 और ये 9 कैंसिल होंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज हो गया 12/25 इंटू जी। तो इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट्स रॉड और वेज दोनों का एक्सेलरेशन निकल गया। तो वेज कांस्टेंट से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि दो इंक्लाइन प्लेन यहाँ पर बनाए गए हैं डायग्राम में। एक का इंक्लिनेशन α1 दिया गया है और दूसरे का इंक्लिनेशन α2 दिया गया है। अच्छा, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक तो वेज रखा गया यहाँ पर। इस वेज को मान लेते हैं ये A है, और एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका कि ये क्रॉस सेक्शन सिर्फ हमें दिख रहा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, लेंथ जो है वो पेपर के अंदर है। तो इस सिलेंडर को हम लोग B नाम दे देते हैं। ठीक, अब ये सारे सरफेसेज स्मूथ हैं, तो ये ट्रेवल करेंगे, ये मूव करेंगे। तो इसमें से जो वेज है, वेज हो सकता है कि इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल नीचे की तरफ आ रहा हो, है ना। नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन चलेगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हमेशा। ठीक, तो मान लेते हैं कि जो वेज है वो इस इंक्लाइन प्लेन पर नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो सॉलिड सिलेंडर होगा वो इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से। ठीक, तो ऐसा मान लिया जाए कि इसका एक्सेलरेशन वेज का है AA और स्फीयर का एक्सेलरेशन है AB। इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड करना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन accelerations of wedge and solid cylinder। ठीक है, तो वेज कांस्टेंट लगाना पड़ेगा इनके एक्सेलरेशन में अगर रिलेशन निकालना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या खोजना पड़ेगा, प्लेन ऑफ कांटेक्ट। तो आप प्लेन ऑफ कांटेक्ट देखेंगे कि चूंकि हमें A और B के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इन दोनों का प्लेन ऑफ कांटेक्ट देखेंगे जो कि यहाँ पर वर्टिकल है। तो वर्टिकल जो प्लेन ऑफ कांटेक्ट है उसको यहाँ पर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, इसको कहेंगे प्लेन ऑफ कांटेक्ट। दोनों A और B का प्लेन ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, और इस प्लेन ऑफ कांटेक्ट के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना है प्लेन ऑफ कांटेक्ट और उसका जो परपेंडिकुलर है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही दिखाना है हमें। एक का एक्सेलरेशन जो है वो है AB,
ए बी जो है हॉरिजॉन्टल से अल्फ़ा एंगल पर होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से अल्फ़ा इंक्लिनेशन है प्लेन का और प्लेन के पैरेलल ये चल रहा है। ठीक, उसी तरह से ए का जो एक्सेलरेशन है, वेज का जो एक्सेलरेशन है, वो होगा कहीं ऐसे इधर नीचे की तरफ। इसको ऐसे समझते हैं कि इस वेज ए का एक्सेलरेशन है इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल होगा, कहीं ऐसे होगा, है ना। तो हॉरिजॉन्टल से इसका इंक्लिनेशन अल्फ़ा 1 है, तो ये भी अल्फ़ा 1 होगा, ये अल्फ़ा 2 था और ये अल्फ़ा 1 होगा, है ना। तो अगर ये एंगल्स हमें पता हो पहले से, ये अल्फ़ा 2 है और ये अल्फ़ा 1 है, तो पिछले केस में हमने क्या सीखा कि इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व करना चाहिए। इसका कंपोनेंट आएगा ए बी कॉस अल्फ़ा 2 और ये ए है, इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है वो वेज का एक्सेलरेशन है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए ठीक है। तो इसका कंपोनेंट इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा ए कॉस अल्फ़ा 1 और वेज कांस्टेंट के हिसाब से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए। तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी इंटू कॉस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए इंटू कॉस अल्फ़ा 1। तो यही जो है इन दोनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन हो गया। ठीक, उसके बाद एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि हमने एक फिगर बनाया है, इस फिगर में दो वेज है, एक वेज ए और एक वेज बी। इनका प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया यहाँ पर प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको कह सकते हैं प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है ना। ये जो है इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप देखेंगे कि ये दोनों वेज जो है वो किस तरह से चलेंगे। ये जो ऊपर वाला जो वेज है इसका कुछ मास होगा और ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस पर। तो जब ये वेज नीचे आने की कोशिश करेगा तो इस वेज को इधर खिसकना पड़ेगा। तो जो वेज बी है जो नीचे है इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, और जो वेज ए है उसका एक्सेलरेशन तब जा करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ए। ठीक, तो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखें तो ए का एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ दिखाएंगे इधर, और बी का एक्सेलरेशन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक, अब इसमें से हमें ये वाला एंगल दिया गया है अल्फा। ठीक, तो आप देखेंगे कि अगर ये एंगल अल्फा है ना, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। ऐसा इसलिए यहाँ पर हम लोग चाहें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ये अल्फा है तो ये वाला एंगल होना चाहिए 90 माइनस अल्फा। ठीक, तो जो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है एक्चुअली में एक इंक्लाइन प्लेन जैसा है जिसका इंक्लिनेशन है 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर वर्टिकल और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर ये है, इनके बीच का एंगल भी इस इंक्लिनेशन के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 90 माइनस अल्फा होना चाहिए। तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा फिर, तो है ना। तो अब क्या करेंगे कि इनका जो एक्सेलरेशन है, इनके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालेंगे
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ए बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आएगा वो हो जाएगा ए बी कॉस अल्फा, और इस ए का कंपोनेंट जो आएगा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो आएगा ए साइन अल्फा। तो दोनों इक्वल होना चाहिए वेज कांस्टेंट से। ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए साइन अल्फा, और यही जो है इन दोनों एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन हो गया।